दूसरा एक और क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि टर्की में किस स्टेटस पे हूँ राइट नाउ, और मैं टर्की किस तरह मूव हुई। जो लोग या जो फैमिलीज टर्की में सेटल हैं उनको तो इस प्रोसेस का पता है। मैं आप अपने सारे व्यूअर्स को फिर एक्सप्लेन कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में व्यूअर्स मैं आप लोगों से अपनी फैमिली रिगार्डिंग बात करूंगी। हम लोग टर्की में सेटल हैं और हम लोग किस स्टेटस पे अभी टर्की मौजूद हैं, हम किस तरह टर्की आए और मेरे हस्बैंड का बिज़नेस क्या है, मैं इस रिगार्डिंग बात करूंगी। तो इस रिगार्डिंग मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते थे। जो मेरी स्टार्ट की वीडियोस हैं, जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने इन डिटेल्स ये सब आस्पेक्ट आप लोगों से शेयर किए थे। बट जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आज फिर से आप लोगों से सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। सो प्रॉपर्ली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिफरेंट क्लिप्स जो शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट थी, उन्होंने कुछ काम के सिलसिले में पाकिस्तान जाना था। मैं अपने बच्चों के साथ इस्तांबुल ही रहूंगी बिकॉज़ बच्चों के स्कूल चल रहे हैं और इस टाइम पे मैं बच्चों को स्कूल से छुट्टी नहीं करवा सकती। तो हस्बैंड की फ़्लाइट थी, उससे पहले कुछ तैयारी चल रही थी। तो ये डिफरेंट जो दिनों का एक एक्टिविटी है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। मीनवाइल जो कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के, मैं वो ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल मुझसे ये होता है कि मैं एज फैमिली टर्की क्यों सेट हुई, किसी और जगह क्यों नहीं, वाई टर्की। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड ने अपनी एजुकेशन साइप्रस से की। साइप्रस में टर्किश लैंग्वेज बोली जाती है, तो मेरे हस्बैंड को मुझसे शादी से पहले टर्किश लैंग्वेज आती थी। मेरे जो दो ब्रदर इन लॉ हैं वो टर्किश कंपनीज़ के साथ पाकिस्तान काम करते रहे हैं। तो मेरे इन लॉज में, मेरे हस्बैंड की फैमिली में, मेरे हस्बैंड के लिए टर्की नई बात नहीं थी। जब हम पाकिस्तान में थे, बच्चे बड़ा होना शुरू हुए, हमने सोचा हमने बच्चों के लिए कहीं मूव होना है, तो डिफरेंट ऑप्शंस कंसिडर हो रही थी। बट ये अल्लाह की तरफ से था कि टर्की आया। फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो दुबई था बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का जो फैमिली बिज़नेस है, जो रोड क्रॉस एक्सपोर्ट होती है दुबई, मेन जो ऑप्शन थी जो हम कंसिडर कर रहे थे वो दुबई था। मेरी छोटी बहन दुबई होती हैं, पहले दुबई थी, अब वो स्वीडन शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ये टर्की शिफ्ट होने की मेन रीज़न ये थी कि मेरे हस्बैंड का मुझसे शादी से पहले टर्की विज़िट होता रहता था और टर्किश लैंग्वेज उनको मुझसे शादी से पहले आती थी। मैं शादी के बाद काफ़ी टर्की की स्टोरी सुनती थी, तो मेरे लिए कंप्लीट चेंज था। मेरे फैमिली, मेरे इन लॉज या हस्बैंड के लिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात थी। सो ये एक मेन रीज़न थी टर्की एज फैमिली शिफ्ट होने की। सो मीनवाइल बस ये आप लोगों से व्यू शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों को मैंने दिखाया कितना खूबसूरत सनी वेदर था लास्ट वीडियो में, और फिर से सर्दी वापस आ गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और आज 2-3 दिन से तो ये खूबसूरत हम रेनबो का व्यू ही इंजॉय कर रहे थे। और मैं अपने बेटे से बात कर रही थी कि मेरी जितनी भी एज हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जब भी देखें तो बच्चों की तरह खुशी होती है। तो मैंने बाहर रेनबो देखी तो बिल्कुल बच्चों की तरह हम खिड़की के पास भागते हैं, तो मेरे तो वो खुशी थी। मीनवाइल ये है कि घर में बस मैंने सोचा कि खीर बना लूँ, काफ़ी अरसे से कुछ मीठा नहीं बना था। जो दूसरा बेटा है उसकी वजह से हम लोग मीठा कम घर पे बनाते हैं। बड़े बेटे को मैं कहीं बाहर ले जाती हूँ कुछ मीठा खिलाने के लिए, बट मैंने सोचा घर में बनाते हैं, तो मैं बस ये खीर बना रही हूँ। दूसरा एक और क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि टर्की में किस स्टेटस पे हूँ राइट नाउ, और मैं टर्की किस तरह मूव हुई। जो लोग या जो फैमिलीज टर्की में सेटल हैं उनको तो इस प्रोसेस का पता है। मैं आप अपने सारे व्यूअर्स को फिर एक्सप्लेन कर दूं। टर्की में 7 साल पहले एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोसेस था कि अगर जो फैमिलीज टर्की शिफ्ट होना चाहती हैं तो वो टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड TRC के बेस पर टर्की शिफ्ट हो सकती हैं। मैं जल्दी क्विकली आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं। हम लोग टर्की शिफ्ट हुए थे, रेंट पे हमने घर लिया और हमने इस TRC टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। शुरू में ये 2 साल का मिलता था और हमने 2 साल के लिए अप्लाई किया और हमें 2 साल का इस फैमिली मिल गया। लेटर ऑन हमने इस TRC कार्ड को की रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया और एवरी टाइम हमारा कार्ड बहुत इजीली रिन्यू हो गया।
अब जो फैमिली से टर्की सेटल हैं या जो बाहर टर्की से मौजूद हैं और जो टर्की की न्यूज़ उनको मिलती रहती है, तो एक सवाल सबसे पहले ये होता है और बहुत ज़्यादा ही सवाल होता है कि आपने क्या प्रॉपर्टी परचेज़ की है। तो मैं उनको कहती हूँ हमने अब तक कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की। तो वो कहते हैं फिर आप अब तक टर्की में कैसे सेटल हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता मैं इसको लक किस्मत कहूँगी दैट एवरी टाइम जब भी हमारा रिन्यूअल का टाइम आया तो रूल्स रेगुलेशन रिलैक्स थे या हमारी किस्मत थी। इट वाज एवरी टाइम कि हम लोगों का टीआरसी जो रिन्यूअल था, रेजिडेंस परमिट कार्ड, वो बहुत इजीली रिन्यू हो गया। तो हमें लास्ट इवन जो हमारा रिन्यूअल का टाइम था तो कुछ र्यूमर्स चल रही थी कि अब प्रॉपर्टी लिए बगैर रिन्यूअल नहीं होगा। तो हम तो प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए रेडी थे, बट अगेन जब इतना इजीली रिन्यूअल हो गया तो देयर वाज नो पॉइंट कि हम अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टक करते प्रॉपर्टी परचेज़ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। और टर्की में रूल ये है कि अगर 8 साल तक आप टर्की में रहते हैं तो 8 साल बाद आपको पीआर जो इनका जो रेजिडेंस परमिट है, पासपोर्ट, वो मिल जाता है। उसकी कुछ डेज़ की काउंटिंग होती है, वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। जिस तरह मैं बीच में 2 दफ़ा पाकिस्तान गई तो वो डेज़ माइनस करके एक बड़ा टेक्निकल सा प्रोसीजर है। बट इन शॉर्ट, अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि मेरी फैमिली ने, मेरे और हस्बैंड ने, अभी तक हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की हुई और हम लोग नॉर्मल जो टीआरसी कार्ड है, टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड, हम उसकी बेस पर यहाँ टर्की मौजूद हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इसका रिन्यूअल अप्लाई किया एवरी टाइम और हमारा बड़ा इजीली रिन्यूअल हो गया। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये जो ऑप्शन थी टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड, ये सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन थी और अब तक जितने भी पाकिस्तानी यहाँ इस्तांबुल टर्की शिफ्ट हुए इसी ऑप्शन के थ्रू हुए। बट अब ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है। इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया था और अब ये है कि डिफरेंट अदर ऑप्शंस की बेस पर आप टर्की शिफ्ट हो सकते हैं। एक जो मेजर ऑप्शन है जो अब सब यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपने टर्की शिफ्ट होना है तो आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी परचेज़ है, वर्क परमिट है, स्टूडेंट परमिट है। बट ये जो ऑप्शन थी जो सबसे ईजीएस्ट और आसान थी, ये ऑप्शन अब गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है। इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए जो आप इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है, आप उस पर डिटेल्स देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से सब कुछ चल रहा है। मेरे और हस्बैंड की प्रायोरिटीज़ और चीज़ें बड़ी फ़र्क है। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे टर्की में कंपनी ओपन की हुई है, उनका अपना अब सिलसिला डिफरेंट और मामले चीज़ें चल रही हैं। तो जब किस्मत में होगा जो टर्की की सिटीजनशिप है, वो पासपोर्ट वो हमें मिलेगा, बट वो हमारा टारगेट या प्रायोरिटी नहीं है। कुछ फैमिलीज़ हैं हमारे सराउंडिंग में, हम लोगों को अपनी सिटीजनशिप की या पासपोर्ट की इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी लोगों को फ़िक्र होती है। सो इन शॉर्ट, आई रिपीट, हमारे पास, मेरी फैमिली के पास टीआरसी टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड है। हमने अभी तक कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की। सो अगेन हमारा जब अभी रिन्यूअल आएगा, हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी अल्लाह ताला की तरफ से क्या हमारे लिए डिसाइड हुआ है। एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ये कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान, दुबई होते थे बिज़नेस रिगार्डिंग, और मैं अपने बच्चों के साथ अकेली होती थी। तो मैं ये सब कैसे मैनेज करती थी और ये मैंने कैसे किया। एक्चुअली मेरे यहाँ पे टर्की में इस टाइम 7 साल, मेरे जब भी कुछ देर पहले बताया 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये पहला साल है कि हस्बैंड ने यहाँ पर अपना 1 साल कंप्लीट किया। अभी हस्बैंड की फ़्लाइट है पाकिस्तान की और हम यही बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे कि इस टाइम हस्बैंड कितने अरसे बाद पाकिस्तान जा रहे हैं। तो हस्बैंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल बाद पाकिस्तान जा रहे हैं और ये पहली दफ़ा है कि हस्बैंड ने थ्रू आउट इतना लंबा टाइम टर्की में स्टे किया है। वरना ये होता था कि 6-7 महीने मैं यहाँ पे टर्की बच्चों के साथ अकेली होती थी। बच्चों की स्कूलिंग चल रही होती थी और हस्बैंड बिज़नेस के रिगार्डिंग आते जाते रहते थे। मेरी तरफ बस ये है, मैं जहाँ आप लोगों से बातें कर रही हूँ, रात का टाइम है। हलीम मैं कल बनाऊँगी, वो मैं क्लिप कुछ देर में शेयर करती हूँ। और बच्चों का दिल कर रहा था, उन्होंने पराठा खाना है, तो मैं वो रात को इनके लिए पराठा बना रही हूँ। मगरिब की अजान हो चुकी है। तो शुरू का जो टाइम है तो मैं यहाँ पर बच्चों के साथ अकेली होती थी। मुझे बिल्कुल कोई इशू प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को जिस तरह मैंने कहा टर्किश लैंग्वेज आती थी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके ये किया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ISMEK, ISMEK, मैं ऊपर वीडियो पे लिंक दे दूँगी अपनी वीडियो का। मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे टर्की का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो फ्री टर्किश लैंग्वेज कोर्स करवाता है।
तो सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि यहाँ आते ही मैंने अपने टर्किश लैंग्वेज कोर्स किए, 2 टर्किश लैंग्वेज कोर्स किए। तो मैं इतनी हो गई थी कि मुझे टर्किश लैंग्वेज समझ आना और बोलना आ गई थी। और मेरे हस्बैंड ने पहला अपना जो ट्रिप है वो तब किया था जब मैं अपना पहला कोर्स कर चुकी थी। तो हस्बैंड ने मुझे तब तक अकेले नहीं छोड़ा जब तक मुझे टर्किश लैंग्वेज को मैनेज करना नहीं आ गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश लैंग्वेज के कोर्स किए, देन आई गॉट प्रेग्नेंट, फ़ाते पैदा हुआ। बट ये है कि यहाँ पर थ्रू आउट जो सारा मैं मैनेज करती हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट यहाँ के माहौल को जाता है, यहाँ के लोगों को जाता है। जितनी सिक्योरिटी और जितना यहाँ पर सुकून है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को मैनेज करने की। सो बस इस आस्पेक्ट को मैं आगे अपनी फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। बट फ़िलहाल बताने का मकसद ये है कि मेरे हस्बैंड के बिज़नेस ट्रिप्स होते हैं। अब हस्बैंड यही बता रहे थे कि आगे उनका और इस तरह सिलसिला रहेगा, तो मैं और बच्चे यहीं टर्की में होंगे। मैं लास्ट समर वेकेशन पाकिस्तान हो आई थी, मैंने आप लोगों से अपना सारा ट्रिप शेयर किया था। मैं यहाँ पर इस्तांबुल ही रहूँगी बच्चों के साथ। तो ये फ़ाते है और बस हस्बैंड की 1-2 दिन में फ़्लाइट है, उन्होंने पाकिस्तान जाना है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बिकॉज़ 2 बड़े बच्चे स्कूल हैं और फ़ाते हमें यहाँ पर कंपनी देने के लिए मौजूद है। सो ये कुछ आप लोग के बेसिक क्वेश्चन थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। एक और क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली लेडीज़ पूछती हैं कि हमारे हस्बैंड्स जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस का उनको आइडिया नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और हम टर्की मूव होना चाहते हैं, तो हमें बताएं हम किस तरह मूव हो सकते हैं। देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं स्टार्ट की वीडियोस में बहुत रिपीटेडली बार बार बताती रही हूँ कि जो मोस्टली फैमिलीज़ यहाँ टर्की शिफ्ट हुई और वापस चली गई, उसकी मेन रीज़न वजह ये थी कि उनका होमवर्क नहीं था। टर्की में सेट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको टर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं इस बात पर हमेशा ज़ोर देती रही हूँ कि आई नो यहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं, आपको एजेंट्स, कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे, बट मैं चाहती हूँ और मैंने हमेशा इस बात पर ज़ोर रखा है कि आप लोग ख़ुद टर्किश लैंग्वेज सीखें। आप लोगों को किसी की उंगली पकड़ के ना चलना पड़े, आप ख़ुद एज़ फैमिली इंडिपेंडेंट हो। एंड मैं एक बात और रिपीट करती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में सब मेंबर्स को टर्किश लैंग्वेज आती हो। आपकी फैमिली में किसी एक मेंबर को भी टर्किश लैंग्वेज आती है तो पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो टर्की शिफ्ट होने के लिए सबसे पहले आपको टर्किश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर एक बात को एक्सेप्ट नहीं करते और समझ नहीं पाते। वो समझते हैं शायद मैं गलत बयानी से काम ले रही हूँ या मैं टर्की रह रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग आएँ, तो इसलिए मैं इतनी मुश्किल क्रिएट कर रही हूँ। इस बात को एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें, अपना ख़ुद रिसर्च करें। जो लोग फैमिलीज़ टर्की में रहती हैं या टर्की से आ चुकी हैं उनसे मिलें, बात करें। यहाँ पर टर्की में सिर्फ टर्किश लैंग्वेज, जो तुर्किश ज़ुबान है वो बोली जाती है। यहाँ के लोगों को इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो नहीं आती। अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को पहले से टर्किश लैंग्वेज आती थी, मैंने अपने कोर्सेज़ किए, तो मैं यहाँ पर अपने ओन पे सब चीज़ें ख़ुद मैनेज करती हूँ। सो मेरी बात का यकीन करें, यहाँ पर अगर आप लोग ये पूछें कि व्हाट इज़ योर नेम या कोई जगह कहाँ है या वेयर इज़ द हॉस्पिटल, आपको इसका जवाब भी नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से स्क्रीन पर शेयर करूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं, शॉपकीपर से बात करें टर्किश लैंग्वेज में। Abi bir tane model daha var. Her şey onu फ़ाते Uzun zamandır gelmiyorsun. ben bir gün geldim de dükkan kapalıydı. Akşam geldim ama. Ya akşam vursana. Ben akşamları buradayım. Kaçta çıkıyorsunuz? Ben çıkıyorum, ben buradayım. बात बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर आप टर्की शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मैं तो ये बात डे 1 से कहती रही हूँ कि अगर आप टर्की शिफ्ट होते हैं और मूव होते हैं तो यकीन करें कि आपने कोई बड़ा नेकी का काम किया कि आपके बच्चे यहाँ टर्की में सेटल हैं। और मैं तो यकीन करें, हस्बैंड कभी कभी मुझसे कहते हैं कनाडा, और मेरे जो जेठ हैं वो अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं, तो और डिफरेंट कंट्रीज़ की अभी भी डिस्कशन होती है, पर मैं टर्की को छोड़ने के यकीन करें दूर दूर तक मेरा कोई इरादा नहीं है। सो मैं तो सबको कहूँगी कि जिस तरह मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ, सेटल हूँ, तो हर कोई आके सेटल हो और यहाँ पर अपने बच्चों के साथ एक सुकून की और बड़ी एक आला ज़िंदगी गुजारे। बट सबसे पहले आप लोगों को अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। टर्किश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है टर्की में रहने के लिए।
मेरी तरफ आप लोगों से मैं जो क्लिप शेयर कर रही हूँ, हस्बैंड की फ़्लाइट है, उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी और बस वो अपनी शॉपिंग में बिज़ी हैं, मैं और फ़ाते उनके साथ हैं। और ये इस तरह की बस मैंने बताया हस्बैंड की फ़्लाइट थी, तो उनके जाने से पहले की कुछ अरेंजमेंट्स प्रिपरेशन चल रहे हैं। रात को अगेन एज़ ऑलवेज़ हम फ्राइड चिकन खाने आए हुए हैं। बात बताने का मकसद ये है कि टर्किश लैंग्वेज सीखें या टर्की शिफ्ट होने के लिए सबसे पहला स्टेप आप लोगों का ये होना चाहिए कि फ़ैमिली में कोई एक मेंबर भी टर्किश लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई कर दे। मैं इस्लामाबाद के बारे में जानती हूँ, मुझे बाकी सिटीज़ का नहीं पता। इस्लामाबाद में जो नमल है वो टर्किश लैंग्वेज कोर्स करवाता है। एक और आस्पेक्ट शेयर करती चलूँ कि यहाँ पर जॉब का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में बात करूँ, पाकिस्तान में बैठे हैं और आप ऑनलाइन किसी टर्किश कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और आपको वो जॉब ऑफ़र करते हैं विद वर्क परमिट, तो आप टर्की मूव हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ टर्की आते हैं जॉब का सोच के, तो यकीन करें कि इस बात को दिमाग से निकाल दें। एक तो आपको लैंग्वेज नहीं आती और यहाँ पर हम फॉरेनर्स के लिए जॉब का स्कोप नहीं है। जो फैमिलीज़ यहाँ पे टर्की में सेटल हैं, ये वो फैमिलीज़ हैं या तो उनका बिज़नेस है या वो फ्रीलांस उनके हस्बैंड्स ऑनलाइन काम करते हैं। जॉब का सिस्टम तो हार्डली 1% फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर जॉब कर रही हैं, जिनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो जॉब कर रही है वो कौन लोग हैं? मोस्टली ख़वातीन हैं जो स्कूल्स में जॉब करती रही हैं। वो राइट नाउ इस्तांबुल में प्राइवेट जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वहाँ पे जॉब कर रही हैं। उनको कुछ स्कूल्स ने जो जॉब पे रखा हुआ है, कुछ को वर्क परमिट इशू हुआ है और उस वर्क परमिट की बेस पर पूरी फैमिली को इजाज़त है टर्की में रहने की। अगर आपने इस फैमिली टर्की मूव होना है जॉब का सोच के, तो सबसे पहले एक तो टर्किश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है एंड टर्की से बाहर बैठकर आप ऑनलाइन कंपनीज़ को कांटेक्ट करें एंड अगर आपको वर्क परमिट पे जॉब मिलती है तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। जी व्यूअर्स, तो बस मैं आज की वीडियो अपनी इस पॉइंट पर एंड करती हूँ। आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आंसर करना ज़रूरी था, बिकॉज़ जो इन्होंने मेरा चैनल रिसेंटली ज्वाइन किया उनको काफ़ी ज़्यादा एक आइडिया लेना था कि टर्की में राइट नाउ सिचुएशन किस तरह की है और एज़ फैमिली में यहाँ टर्की में किस तरह रह रही हूँ। तो आई होप मैंने आप लोगों के जो बेसिक मेन क्वेश्चंस थे वो आंसर किए। स्टिल आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्टिल और कुछ जानना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स में पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट और प्रॉपर वीडियो में आप लोगों के नेक्स्ट सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आंसर कर सकूं। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.